हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। हम लोग डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में अलग अलग क्वेश्चंस को करते हैं। आज का जो ये सीरीज है किसी चैप्टर वाइज सीरीज नहीं, ये जो है एमसीक्यू सीरीज आपको लगभग मिला जुला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी के और ज्योग्राफी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ बिहार के भी क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि कि बिहार में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में, सीटेट, डीएलएड, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये साबित होगा ये क्लास। आज का जो क्लास है फटाफट सीरीज के टॉप 50 प्रश्न का ये सीरीज लाया गया है। हम लोग इससे पहले भी कई सारे फटाफट सीरीज के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आपको पता होगा कि उन सीरीज़ों में कई सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जाने की संभावना है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजन कहाँ हुई थी? पहला, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो पहला बौद्ध सभा आयोजन किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था? ये आपको पता चलता है कि ये अजातशत्रु जब मगध साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही पहला बौद्ध संगीत आयोजन करवाया था। पहला बौद्ध संगीत जो आपको राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में, और सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इसलिए इसका जो आंसर आपको नज़र आ रहा है, बी नंबर आंसर, राजगिरी, जो बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग जल्दी से टिक लगा लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। राजगिरी, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी। आप कमेंट में बताइए कि दूसरा और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और किनके शासनकाल में हुई थी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। इसका जो आंसर है दो नंबर का आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके, रामगुप्त क्यों किया गया था? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या की थी। किनकी हत्या? रामगुप्त की हत्या कर दी थी। क्यों किया गया था? क्योंकि रामगुप्त ने शक जब आक्रमण किया था। ये रामगुप्त किसका बेटा था? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त का बेटा, दो बेटा हुआ, जैसे एक चंद्रगुप्त द्वितीय, एक रामगुप्त। कौन सा हुआ? एक रामगुप्त। जब रामगुप्त बड़ा था, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त था, जब वो मरा समुद्रगुप्त, उसका तो बड़ा बेटा रामगुप्त सत्ता संभाला। जब वो सत्ता संभाले तो वे जो है शक जब आक्रमण की तो उनका ये विरोध नहीं किया। इसी के गुस्सा से होकर के उन्होंने रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी और उनकी पत्नी से यानी अपनी भाभी से विवाह कर लिया। इसका जो आंसर है सी नंबर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत, आदित्यवर्धन, बी है राज्यवर्धन, डी है प्रभाकर वर्धन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो वर्धन वंश का जो शासक था, ए नंबर, पुष्यभूत ने किया था। वर्धन वंश का जो स्थापना की थी, किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इन्हें करने में हम कोशिश होगा 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दिया जाए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? रोमन साम्राज्य से कुषाण, पश्चिमी शक, चेरा, वकाटक, रोमन साम्राज्य से किसने स्थापित की थी? इसका जो आंसर होगा ए, कुषाण ने स्थापित की थी। वहीं 5 नंबर देखते हैं कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 5 का सी नंबर होगा, इल्तुतमिश। सी नंबर होगा, कौन होगा? इल्तुतमिश। वहीं 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसमें से कौन है जो खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी नंबर बलबन, और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ई नंबर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जो एकमात्र शासक हुआ करता था, मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस प्रकार के 2 वंश, यानी कि सैयद और लोदी वंश, जो लास्ट था लोदी वंश था।
पाँच वंश हुआ था, जिसमें 1206 में देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक होता है। यहाँ पे जो आंसर होगा मुबारक खिलजी, इसका आंसर होगा क्या होगा, मुबारक खिलजी। आप नोट कर लीजिएगा, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक हुआ था जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। मुबारक खिलजी खुद को खलीफा घोषित कर लिए थे, और इसीलिए इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा यही आंसर होगा, ई नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तुगरिल खान ने बलबन के समय क्या किया था, आक्रमण किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सबसे पहला कौन मुगल शासक था जो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करते हैं? सबसे पहला मुगल शासक 1686 में औरंगजेब जो थे, 1686 में मुगल 1686 1686 याद रखिए 1686 में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश सरकार का विद्रोह किया था, जिसमें ब्रिटिश के जो उसमें गवर्नर था शाइस्ता खान ने किया था। इसका जो जिसका नेतृत्व किया था मुगल साम्राज्य का, शाइस्ता खान किया था, और उसने जॉब चौर्नक सहित ब्रिटिश को हुगली से बाहर कर दिया। यानी कि उस समय किसका, जॉब चौर्नक आया हुआ था, जिसको कि हुगली से बाहर तक उसको भगा दिया था। इसलिए आंसर कौन होगा, कहाँ है, औरंगजेब, ये रहा औरंगजेब, बी नंबर औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर है, औरंगजेब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिक का कार्यकाल आपको पता होगा 1828 से लेकर के 1833 तक रहते हैं, जो कि बंगाल का लास्ट गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी ये होते हैं। बंगाल का लास्ट गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी ये रह चुके हैं। इन्होंने कई प्रकार की, जैसे सती प्रथा का अंत किया था। देखते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था। 3 है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। 4 नंबर ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। आंसर क्या होगा, 1 2, बी है 1 3 4, सी है 1 2 4 और डी है 1 3 4। इसमें जो आपको आंसर इसका देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर है सी नंबर आंसर होगा। सी नंबर 1 2 4 है। सी नंबर क्या है, देख लीजिए सी नंबर क्या है, 1 2 4। कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। दास प्रथा का उन्मूलन किया था। धार्मिक परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान ये इन्होंने नहीं किया था। और डी नंबर ठगों के संगठन का गिरोह का दमन ये बिल्कुल किया था। इन्होंने कर्नल स्लीमैन के साथ मिल करके लगभग सारे इन्होंने काम किए। तो 1843 में आपको देखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन ये करते हैं। कितना, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या था, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? जो कौन था इसमें जिन्होंने सिंध को विजय करके अपने मिला लिया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस। इसमें से चार्ल्स नेपियर 1843 में, चार्ल्स नेपियर 1843 में सिंध पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत का अगर पहला जनगणना पूछे तो ये आपको 1872, लेकिन पहला नीतिगत नियमित रूप से जनगणना 1881 होगा। अगर नियमित रूप बोले तो 1881, नियमित रूप में 1881। अगर डायरेक्ट बोले तो 1872, जो कि किसके समय करता, मेयो के समय जनगणना लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। वहीं 1881 में लॉर्ड रिपन, 1881 में लॉर्ड रिपन के तहत किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आपको पता होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और इन्हीं के याद में हम लोग अभी हाल ही में बीते शहीद दिवस मनाया, और 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है। इन्हें पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में फांसी दे दी गई थी। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन हुए? व्यक्तिगत सत्याग्रह जब प्रारंभ किया गया तो उसका तीसरा सत्याग्रही कौन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ब्रह्मदत्त, और इसका जो आंसर होगा डी नंबर ब्रह्मदत्त। तीसरा ब्रह्मदत्त हुआ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरा था। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, दूसरे सत्याग्रही थे, और पहला विनोबा भावे ये पहला था। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे गलती से लिख ही दिए दूसरा, और ब्रह्मदत्त कौन थे, तीसरा सत्याग्रही कौन हुए थे, ब्रह्मदत्त हुए थे। आप बताइएगा कि बिहार में इस सत्याग्रह का
जो पहला सत्याग्रही थे वो कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का बिहार में सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? 1951 में ये लगभग 1951 नहीं, 1940 के आसपास किया गया था। कब? 1940। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उस समय एक खुफिया रेडियो प्रचालन किया गया, जैसे उषा भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचित्रा एनी बेसेंट। कौन? उषा मेहता ने इसे संभाला था, जो भूमिगत होकर के रेडियो का प्रसारण करती थी और लोगों को जागरण जोश पैदा करती थी। ये लगभग आपको कोलकाता से भूमिगत होकर के इसका संचालन करते थे, कोलकाता, मुंबई से, अलग अलग जगहों से। वही 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध में बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र, विजय सेन, जीवक। ये तो जीवक थे। इन्होंने जीवक को ही, जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं तो ये राजवैद्य जीवक को ही उनके उपचार के लिए भेजते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मलिक हुशामुद्दीन, बी है इब्न बख्तियार खिलजी, सी है इब्राहिम, और डी है दरिया खान नूनी, और सी लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का जो प्रारंभ होता है इब्न बख्तियार खिलजी लगभग 1193 से 1202 के आसपास संपूर्ण बिहार पर ये अधिकार कर लेता है। पूरे बिहार पर लगभग आपको ये अधिकार कर लेता है, और साथ साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को काफ़ी ज़्यादा ये क्या करता है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, जिसमें देखते हैं कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या आग लगा दिया था। चलिए लास्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार का जो पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजेश प्रसाद, बी.डी. मंडल। इसका जो आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 50 क्वेश्चन करना। आप एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास आपको बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, सीटेट, डीएलएड, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, इन सभी लगभग एग्ज़ामों में आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगभग मिलता जुलता, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से 2 और भी सॉल्व करते हैं, उसके तथ्य को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं इसी क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सके क्लास लंबा हो जाए, इसलिए आप हो सके तो 1.2, 1.5, 1 या फिर 2 गुने स्पीड में इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए 18 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह हुआ कब था? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, संथाल विद्रोह 1855 1855 में होता है। कब? 1855-56। आपको पता होगा कि सिद्धू कान्हू 2 भाई थे जो झारखंड के आसपास के थे, छोटा नागपुर पठार की तरफ से, इन्होंने इस चलाया था। तो संथाल विद्रोह का चलिए ऑप्शन देखते हैं, जतरा भगत यानी जारा भगत एवं बलराम भगत, सिद्धू एवं कान्हू छोड़ दीजिए, बाकी सब पढ़ के क्या पता। सीधा आंसर मिल गया हमारा, सिद्धू कान्हू इन्होंने ही शुरू किया था जनजातीय विद्रोह। इन्होंने लगभग 1855-56 से लगभग इन्होंने चालू किया था। वहीं संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, इस संथाल को हुल के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये सभी एक ही परिवार के बच्चे थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा नहीं, चौरी चौरा तो उत्तर प्रदेश में हुआ था ना। बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था पूछा जा रहा है। बिहार का चौरी विद्रोह आपको प्रमाण, आपको बिहार में चौरी विद्रोह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। चौरी विद्रोह से मिलता जुलता एक चुआर विद्रोह है जो 1769 से 1770 के आसपास हमें देखने को मिलता है, या फिर 1798 में बड़े पैमाने पर ये फैला था, जो कि इसीलिए इसका करीबी आंसर अगर देखा जाए तो सी हो सकता है, 1798 हो सकता है। अगर चौरी विद्रोह की जगह चुआर विद्रोह माना जाए, अगर चौरी विद्रोह लेके चलेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर देखिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? आपको पता होगा कि बंगाल से बिहार, उड़ीसा 1912 में अलग हुआ था, और बिहार से जो उड़ीसा 1936 में अलग कर दिया गया था, और बिहार से
झारखंड 2000 को अलग हो गया, तो इसलिए इसका जो आंसर है आप बिना कुछ सोचे समझे 1936 दे सकते हैं। अभी हाल ही में बीते दिन उड़ीसा दिवस मनाया गया। उड़ीसा का जो पुराना नाम है उत्कल भी था, उड़ीसा का जो पुराना नाम उत्कल भी रह चुका है। 1 अप्रैल को मनाते हैं बिहार दिवस जनरली। वही 21वां क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? यहाँ से लगता है ज्योग्राफी क्वेश्चन चालू हो गया है। चलिए देखते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का जो आकाशीय पिंड किसे माना जाता है? डी, सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूर्य को। चलिए 82 नंबर देखते हैं, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है? नीफे, ये देखिए नीफे, निकेल और फेरम, यानी कि निकेल और फेरम। देखिए कहाँ पे निकेल और फेरम। डी नंबर। सियाल सीमा निके 3 परत है, आपको पता होना चाहिए 3 परत होता है। एक सियाल, अगर परत बनाया जाए इस तरीके का परत है, ऊपर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, सियाल सीमा नीफे। तो सियाल में क्यों? सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, नीफे निकेल और फेरम। निके में क्या होता है? निकेल और फेरम, इसलिए जो आंसर है डी नंबर बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना किन्होंने प्रस्तुत किया था? ए होल्म, सी ए एस डब्ल्यू उल्डरिच, बी ए डब्ल्यू एम डेविस और डी ए कोवर। इसका जो प्रतिपादन किया था डब्ल्यू एम डेविस ने किया था। किन्होंने किया था? डब्ल्यू एम डेविस ने किया था। फिर वाल्टर फैक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए अपवर्तन चक्र का संकल्पना प्रस्तुत किया था। वाल्टर ने इसमें संशोधित किया था, जिसमें कि संशोधित करके अपवर्तन चक्र का संकल्पना प्रस्तुत किया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, गरजने वाली चालीसा, कुद पचासा, चीखने वाली साठा, गरजने वाली चालीसा, चालीसा चीखता पचासा, चालीसा साठा पचासा, ये जो आपको किस गोलार्ध में बहता है? आपको बता दें, जब पृथ्वी को हम देखते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसे बना के। जब पृथ्वी, हमारा भारत इस जगह पे भारत है, और यहाँ पे आपको जो यूरोप सब देखने को मिल जाता है, मेडागास्कर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गरजता चालीसा पचासा, और भी थोड़ा सा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये साइड आपको दक्षिणी अमेरिका इस शेप में आपको देखने को मिल सकता है। दक्षिणी अमेरिका हो गया। ऊपर हो जाता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ से अलास्का श्रेणी को लेते हुए उत्तरी अमेरिका का तैयार करते हैं। इधर भारत हो गया, पर यहीं पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इस एरिया में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। इस एरिया में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया का कुछ चित्र इस प्रकार से है। और इधर जो है पूरा यूरोप, रूस आपको देखने को मिलेगा। इधर चीन मिल सकता है। तो गरजता चालीसा, देखिए जब हवा जब स्पीड में चलता है तो ऊपर ज़्यादा क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रुकावट आएगा, क्योंकि कई सारे देश यहाँ पे मौजूद हैं। इस एरिया में क्या, कई सारे देश, इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास नीचे दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। थोड़ा चित्र तो आप देख लिए, ये है हमारा एशिया आ जाता है इस एरिया में। ये आ गया आपको अफ्रीका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इधर आपको पूरा यूरोप पड़ जाता है। ये यूरेशिया, यानी कि चीन, रूस का कुछ हिस्सा यूरेशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में जाता है। इधर जब रूस, इधर ये हो जाता है आपको दक्षिणी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो गरजता चालीसा, पचासा और साठा किस गोलार्ध में चलता है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। इसका आंसर जो होगा दक्षिणी गोलार्ध बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कई सारे देश हैं, आपको बता दिए पहले। उत्तरी गोलार्ध में कई सारे देश होने के कारण हवा की स्पीड क्या होगा? स्लो हो जाएगा। पूर्वी गोलार्ध तो होगा नहीं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध इसका जो सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध बिल्कुल सही आंसर है। गरजता चालीसा, क्रुद पचासा, चीखता साठा आदि नामक हवा इस एरिया में चलती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? सार्गेसो सागर आपको दिखेगा
उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। हो सके ये क्लास थोड़ा लंबा होते जा रहा है। अब हम यहाँ से किसी तरीके स्पीड में क्वेश्चन खींचने की कोशिश करेंगे, टिक करते जाएंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा खींचने से लंबा हो जा रहा है कि आप लोग वन लाइनर टाइप में से याद करते जाए। चलिए आगे बढ़ते। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा। मैकमोहन, भारत और चीन के बीच रेखा क्या कहलाता है? 26 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच जो रेखा है कि मैकमोहन रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकमोहन। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ होता है। 27 नंबर, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का क्या रीज़न होता है? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होता है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं होता है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती और जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। डी नंबर जो आंसर है इसका बिल्कुल सही होता है कि जब कोई पहाड़ ही नहीं रहेगा उस एरिया में, पहाड़ एक पड़ता है तो वो लंबवत पड़ जाता है। जब भारत में इस प्रकार से देखते हैं, भारत का मैप देखते हैं हम लोग, तो आपको नज़र आएगा कि राजस्थान में आपको सीधी इस प्रकार से पहाड़ आपको नज़र नहीं आएगा जो कि हवा को रोक सके, इसलिए जिसका आंसर है डी नंबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में बाघ अभयारण्य 1973 में चालू की गई थी, ये तो सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना था। तीसरा, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया हम लोगों से। केवल 1 2 3 1 3 1 2 3, ये जो 1 2 3 सभी सही है। 1973 में बाघ अभयारण्य भारत में चालू किया गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केवड़ा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केवड़ा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये केवड़ा जो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, केवड़ा, जिसे कि केवड़ा को जफरान भी कहा जाता है। ये केवड़ा को यानी कि केसर को कहते हैं, केला, आम, केसर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? केसर। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, केसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। थोरियम उत्पादन में के लिए बिहार का जो केरल है बहुत ज़्यादा फेमस है। थोरियम जो है तो मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। थोरियम का जो है मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है और मोनोजाइट का बहुत ज़्यादा भंडार आपको केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। केरल के साथ साथ दक्षिण में आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। ये यहाँ पे आपको मानवाला कुरुचि से प्राप्त मोनोजाइट से भी आपको थोरियम उत्पादित करने को दिखता है। वही 31 नंबर क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दो कागज उद्योग है, एक अखबारी कागज और एक है नॉर्मल कागज। ये कहाँ पे स्थित है? अखबारी कागज हम लोग देखते हैं सतना, नेपानगर, दुर्गापुर और कानपुर। अखबारी कागज मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? नेपानगर में स्थित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में सबसे पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? झरिया, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल। भारत में पहला ये खोदा गया था रानीगंज में खोदा गया था। रानीगंज कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब? 1774 में। कब? 1774 में पश्चिम बंगाल में खोदा गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना जब 2011 में हुई तो इनमें से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कौन सी है? संथाल, भील, कोल और गोंड। सबसे अनुसूचित जनजाति जो है वो है भील जनजाति, सबसे ज़्यादा है। लगभग इसकी जनसंख्या 1,70,71,049 1,70,71,049 बताई गई है। वहीं दूसरी अगर पूछा जाए तो दूसरा नंबर पे गोंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316, 94,163, 94,526। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है। बिहार का ज्योग्राफिकल कितना क्षेत्रफल है? बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कितने नंबर पे आता है ये आप कमेंट करके बताइए। 35 नंबर, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है? ये तो आपको सिर्फ बिहार नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार का शोक किसे जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सासाराम, कैमूर, नवादा, रोहतास। बिहार के जो है कैमूर जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? कैमूर में ये अवस्थित है। ये जलप्रपात कैमूर में अवस्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में अवस्थित आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा क्लास लग रहा है, और आप इस क्लास को दूसरे के पास भी शेयर करें। और आप में से जो भी नए हैं, एक बार चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इस छोटे से भाई को जरूर सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील क्या होता है कि जब कोई नदी एक साइड से बह रही होती है और मौसम के अनुसार वो अपने रास्ता बदल लेती है, जैसे कि इस प्रकार से बह रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो गया, मौसम बदल गया, तो मौसम बदलने के कारण क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से बन के रह जाता है। इसमें यानी पानी रहता है और नदी इधर से होकर सीधा बह जाती है। पहले नदी किधर से बह रही थी? इधर से, इस प्रकार से होते हुए यहाँ बह रही थी। अब नदी सीधा बना, अभी इस जगह जो हो गया, क्या हो गया, गोखुर झील का निर्माण हो गया। तो गोखुर झील बिहार में कौन सी है, इसमें से पूछा गया। घोघा झील, अनुपम झील, कांवर झील और कुशेश्वर झील। बिहार में जो गोखुर झील, जो आपको बी नंबर कांवर झील जो है बिहार की गोखुर झील है। ये आपको बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ मिलता है? मुंगेर, बांका, जमुई, कटिहार। कहाँ मिलता है? जमुई में बिहार में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार मिलता है। लगभग 27.6 टन स्वर्ण भंडार यहाँ पे है। वहीं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितने देखें, 38, 39 देखते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कटिहार, भागलपुर। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटीज के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता होता है ये आंसर। क्योंकि ये सिल्क सिटी किस लिए जाना चाहिए? क्योंकि बिहार में टसर रेशम जो है, टसर सिल्क यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित किया जाता है भागलपुर में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 61.80, 71.25, 50.50, 51.50। आपको बता दें, आपको शिक्षा की दृष्टि से बिहार बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अगर राज्य में देखें तो, और ऐसे भी देखें तो बिहार में बहुत ही ज़्यादा महिला की दृष्टि से महिला मात्र 51.50 महिला साक्षर है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा साक्षर कोई तो दक्षिण भारत में आपको केरल सबसे ज़्यादा साक्षर, जहाँ के 90% एक्यूरेसी रहती है हमेशा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 2022 के उपचुनाव जब हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए, कितने निर्वाचन मंडल में सदस्य थे? 798, 545, 788, 250। इसका जो आंसर है बी नंबर आंसर होगा। कितना? 788 सदस्य थे। कितने थे निर्वाचक मंडल में? टोटल 788 सदस्य थे। चलिए 42 देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, कितनी बार? भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद आपको किस अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है और कितनी भी बार ये कर सकता है। वहीं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5, 6। लोकसभा में सामान्यतः देखते हैं 3 सत्र होता है। कितने सत्र? 3 सत्र। एक बजट सत्र जो फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त तक, वहीं एक चलता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। याद रहे 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान किया गया है। संसद का सत्र कौन बुलाता है, आहूत कौन करता है? अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का समय सीमा पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति जी को। आपको बता दिए पहले ही, 2 सत्र के बीच कम से कम कितना समय नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना से कम नहीं होना चाहिए, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश JL कापूर, न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश वेंकटराम अय्यर और DS श्रीराम सेतलावाद। 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है डी नंबर न्यायाधीश। 1955 के आसपास आपको
श्री एम सेतलाबाद। श्री एम सेतलाबाद बिहार के प्रथम विधि आयोग बने थे और इसका जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1955 में, यानी कि अटॉर्नी जनरल बनाया था। वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह महतो। अभी वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। ये तो पुराना है, वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है वो बताइए। भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन आवश्यकता होगी? अगर एक राज्य का चुनाव करा दिया जाए तो किस में अनुच्छेद संशोधन करने की आवश्यकता आपको देखिए। राज्य एक चुनाव के तहत 83, 172, 356, 246। इसका जो आंसर होगा, आंसर ई होगा, क्योंकि इसके साथ कई सारे संशोधन किए जाएंगे। क्योंकि इसके में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, वहीं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति है। वाजिब सी बात है, अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव कराते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पंचायती व्यवस्था आपको संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया ये आप कमेंट करके बताइए। नागालैंड, वर्तमान में इसका आंसर देखते हैं हम। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243(9) तक जो पंचायती राज से रिलेटेड है, जिसमें 243 ग के खंड 2 के अनुसार पंचायती राज संबंधी प्रावधान नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर राज्य से पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषदों विद्यमान है वहां पर पंचायती राज अधिनियम 1992 के प्रावधान लागू नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि कौन कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, इन सभी में पंचायती राज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और यह परिसीमन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा परिसीमन को 2026 तक के लिए रोक लगा दिया गया, यानी कि 2026 तक कोई भी बदलाव नहीं होगा। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद सभी राज्यों में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर आपको सी नंबर देखने को मिला 2026। सर्वोच्च न्यायालय एक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय, मानवाधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय है। किस प्रकार का न्यायालय? ये जो है ई नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में बात किया गया है। चलिए 49 देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग और सलाहकार समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान का 243 के अंतर्गत पंचायतों के वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया और ये जो गठन है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन है आज का। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट ई नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो और आपको ये क्लास अच्छा लगा ही होगा। अगर आपको लगता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके अलग अलग जगहों से क्वेश्चन को लेकर के आपके लिए लाया जाता है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होता है, किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स का ही क्वेश्चन बैंक को उठा करके तैयार किया जाता है, उनमें कुछ बदला जाता है, नया चीज़ डाल करके हम लोगों ने लाया। धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर से।